मिजोरम की सभी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। पांचों राज्यों में चुनावी प्रचार अपने चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मध्य प्रदेश के सिवनी और खंडवा में जनसभाएं। कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक भी जमकर कर रहे हैं प्रचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। दिल्ली में दमघोटू धुंध का कहर जारी। वायु गुणवत्ता की स्थिति बनी हुई है गंभीर। प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक रहेंगे बंद। छठी से 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने का विकल्प। नेपाल में भूकंप से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य जारी। विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 150 के पार। गाजा से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर इजराइल के कई शहरों में हुए विरोध प्रदर्शन। तो वहीं अमेरिका ने गाजा में मानवीय युद्ध विराम की बात दोहराई, लेकिन कहा युद्ध विराम से हमास को फिर से संगठित होने में मिलेगी मदद। और क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दोपहर करीब 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है। मिजोरम में प्रचार का आज आखिरी दिन है और इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोगों को बीजेपी पर भरोसा है और भारी मतों से भाजपा मिजोरम में जीत दर्ज करेगी। This election in Mizoram 2023 is going to be the most defining state assembly election ever. In this election, we are a major force because we are going to win many seats in different pockets of the states. Because people have started having faith on BJP. The leadership of Modi ji has inspired the people of Mizoram as it has inspired the entire northeastern region and the country. छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 7 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव में दुर्गम और माओवाद प्रभावित पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियों को और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। और 5 चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार जो है वो पूरा जोर पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक पूरी तरह से सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज राज्य में 2 चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा सिवनी में होगी, जबकि दूसरी जनसभा खंडवा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव में ही जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मुलाकात भी की।
पीएम ने जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मुलाकात की और ये दृश्य उस समय के जब प्रधानमंत्री मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन है। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम के समापन सत्र को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहेंगे। इस 3 दिवसीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आज आखिरी दिन है। इस कार्यक्रम में देश सहित दुनिया भर के खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में अलग अलग राज्यों और देशों के व्यंजन लोगों को काफ़ी लुभा रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया में फूड स्ट्रीट भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा सोया से बने उत्पादों ने भी एक अलग पहचान बनाई है। इस वर्ल्ड फूड इंडिया में 80 से ज़्यादा देशों के खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में इन दिनों मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण चल रहा है। इस फूड इंडिया में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के खाद्य उत्पाद देखे जा सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। यहाँ एक से बढ़कर एक भारतीय खाद्य उत्पाद भी देखे जा सकते हैं। यहाँ सोया से बने उत्पादों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पादों को मिल रही पहचान से प्रदर्शक भी काफी उत्साहित हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया का बहुत ही अच्छा मंच है। मोदी जी ने आके इसको इनॉग्रेट किया और पब्लिक की भम्मार आ गई है। यहाँ पे जितने भी बिजनेस के जो फूड से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक आई है यहाँ पे। जर्मन हो गया, फ्रांस हो गया, पूरे ऑल ओवर जितने भी कंट्री है, काफ़ी कंट्री से लोग आए हैं। हमें चांस मिला है कि थोड़े समय में हम काफ़ी सारे लोगों को टेस्ट करा देते हैं प्रोडक्ट, और वो उनको प्रोडक्ट का जायका पसंद आता है तो हमारे साथ वो जुड़ते हैं, बिजनेस डील बनती है यहाँ से। वर्ल्ड फूड इंडिया में फूड स्ट्रीट भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को दिखाया गया है। इसमें 200 से ज्यादा शेफ भाग लेने के साथ ही पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश कर रहे हैं। यहाँ मुंबई का वड़ा पाव, बनारस का महादेव जलेबा समेत विभिन्न राज्यों के स्ट्रीट फूड का स्वाद लिया जा सकता है। वर्ल्ड फूड इंडिया में मुंबई का वड़ा पाव भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे साथ राजा रामवीर सिंह हैं, बात करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राजा रामवीर महाराष्ट्र से, बम्बई से हूँ, और ये हमारी पारंपरिक कला है और महाराष्ट्र का वर्ल्ड में मशहूर वड़ा पाव है। और हम जो ऐसे वड़े बनाते हैं कि 24 घंटा उसको कहीं वर्ल्ड में ले जा सकते हैं। गरीब से लेकर गरीब, बम्बई में आमिर से लेकर गरीब तक सबके लिए एक वड़ा पाव बहुत अच्छा है और शौक से खाते हैं लोग। बनारस के व्यंजन भी यहाँ फूड इंडिया में लोगों को लुभा रहे हैं। क्या खासियत है इनकी, बात करते हैं। अभिषेक निगम हमारे साथ हैं। क्या लेकर आए हैं अभिषेक आप? नमस्कार, हम लोग बनारस से स्पेशल टमाटर चाट, महादेव जलेबा और दही बड़े, और यहाँ के लिए यहाँ का स्पेशल फुल्की होता है, और ये हम लोग काशी से लेके आए हैं। ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग को नेशनल लेवल पर स्ट्रीट फूड इंडिया में आने का सौभाग्य मिला। चूँकि हम लोग छोटे स्ट्रीट वेंडर हैं, कोविड जैसी वैश्विक महामारी में प्रधानमंत्री जी ने बहुत हम लोग की हेल्प की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 10,000, 20,000 और 50,000 जैसा लोन प्रोवाइड कराया। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। हमको वेंडिंग जोन में वहाँ स्टॉल प्रोवाइड कराया गया। हमारे स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करूँगा। इस मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है, जो प्रगति मैदान पहुंचने वाले हर दर्शक का मन मोह रहे हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फूड इंडिया के जायकों की बात के बाद चलिए बात कर लेते हैं राजधानी में प्रदूषण की। तो देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अभी भी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है।
अगले 3-4 दिनों तक कोई राहत मिलने की आशंका नहीं है। वहीं प्रदूषण और गंभीर होने के और भी ज्यादा गंभीर होने के आसार बताए जा रहे हैं। अभी दिल्ली वायु प्रदूषण AQI 453 मापा गया है, तो वहीं दिल्ली से लगे गाजियाबाद में 420, फरीदाबाद में 466, नोएडा में 418 और गुड़गांव में 407 AQI दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है और इसके चलते सभी प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट करने का भी विकल्प दिया गया है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए BS3 और BS4 वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली के अंदर जो BS3 की जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, BS4 की डीजल गाड़ियां हैं, उनको जो है प्रतिबंधित किया गया है। बाहर से जो बसें आती हैं डीजल्स की, उनको भी प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो ऐसे समय में स्कूलों को बंद करने के लिए 2 दिन का पहले आदेश दिया गया था। जो अभी हवा की स्थिति दिख रही है, आगे अनुमान है कि अभी इसी तरह की स्थिति अभी बनी रहेगी। उसको देखते हुए अभी आज निर्णय लिया गया है कि अगले 10 तारीख तक जो प्राइमरी स्कूल जो हैं उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। और भारतीय सेना और मलेशिया सेना के बीच जारी संयुक्त गुरिल्ला युद्ध सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का समापन हो गया है। युद्ध सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई में 23 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इस अभ्यास को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, दोनों देशों की सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस यानी कि MDO की एक श्रृंखला को कवर किया। इस श्रृंखला के तहत सामरिक अभ्यास और ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन और हेलीकॉप्टर जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अभ्यास में मलेशिया की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिकों और राजपूत रेजिमेंट के भारतीय कर्मियों ने एक दूसरे का सहयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी देश की आज़ादी के लिए लड़े, उन वीरों को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। और इसी कड़ी में आज पेश है उरांव समुदाय के वीर पुरुष जतरा उरांव की कहानी, जिन्होंने समाज सुधार के साथ ही आदिवासी आंदोलन को नया मार्ग दिखाया। स्वाधीन रहने की छटपटाहट ने कई बार जनजातियों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद फूंकने के लिए बाध्य किया था, जिसमें अनेक वीरों ने लोगों को उनका हक दिलाने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी। उन्हीं में से एक थे जतरा उरांव, जिन्होंने अंग्रेज़ों के शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आदिवासियों में नई चेतना जगाई। जतरा उरांव का जन्म तत्कालीन बिहार के गुमला जिले के चिंगरी नवाटोली में सितंबर 1888 में हुआ था। पिता कोडल उरांव और लिबरी देवी की छत्रछाया में जतरा उरांव का बचपन साधारण ढंग से बीता, लेकिन छोटी उम्र से ही अपने हम उम्र के बच्चों से इनका स्वभाव अलग था। जिस उम्र में लोग स्कूल पढ़ने जाया करते थे, तब जतरा भगत तंत्र मंत्र सीखने के लिए हेसराग गांव जाया करते थे। इसी क्रम में एक दिन पक्षी का अंडा उतारने के लिए पेड़ पर चढ़े तो अंडा फूट गया, जिसमें भ्रूण दिखाई दिया। उस दिन से उन्होंने जीव हत्या नहीं करने का संकल्प ले लिया। अप्रैल 1914 में एक दिन जब जतरा तंत्र मंत्र सीखने के क्रम में स्नान कर रहे थे, तो उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बिरसा मुंडा की राह पर चलते हुए जतरा उरांव ने वैष्णव विचारधारा के तहत समाज सुधार कर आदिवासियों को कुरीतियों से बचाया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। जतरा उरांव ने 1914 में आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन छोड़कर सात्विक जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक और निडर जीवन शैली का सूत्रपात किया। उन्होंने लोगों को पूजा पाठ करने, गौ सेवा करने, जीव हत्या न कर सभी से प्रेम करने का उपदेश देना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे जतरा उरांव लोगों के बीच जतरा भगत के नाम से मशहूर हो गए और उनके पंथ का नाम टाना पड़ा और उन्हें मानने वाले लोग टाना भगत कहलाए। जतरा भगत के प्रवचनों से लोग अंग्रेजी सेना के खिलाफ एकजुट होने लगे। विरोध की शुरुआत में टाना भक्तों ने अंग्रेजों को मालगुजारी, चौकीदार टैक्स देना बंद कर दिया। उन्होंने मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे धर्म परिवर्तन का भी विरोध किया। उन्होंने लाठी डंडे से चोट तो नहीं की, लेकिन अपने साहस के दम पर मिशनरियों को आदिवासी इलाकों से बाहर कर दिया। देखते ही देखते जतरा उरांव ब्रिटिश सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए। ब्रिटिश सरकार ने 1916 में जतरा भगत पर उत्तेजक विचारों के प्रचार का अभियोग लगाकर उनको और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां जतरा उरांव को बहुत प्रताड़ित किया गया। इस प्रताड़ना से जतरा उरांव कमज़ोर हो गए और जेल से बाहर आने के 2-3 महीने के अंदर ही 28 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जतरा उरांव की असमय मृत्यु से टाना भगत समुदाय बहुत दुखी हुआ। इतिहासकार के.पी. मुंडा लिखते हैं कि जतरा भगत के शहीद होने के बाद आंदोलन कुछ दिनों के लिए रुक गया था, लेकिन ये वो समय था जब जतरा भगत के संदेश को उनके अनुयायियों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए टीटी न्यूज़। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, नेपाल में शुक्रवार रात आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 150 के पार हो गई है। नेपाल में भूकंप से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य जारी है। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। नेपाल में भूकंप से हुई भीषण तबाही और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। कई गाँव पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए हैं। बात करेंगे खेलों की। वनडे विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आमने सामने होगी। जीत के रथ पर सवार होकर भारतीय टीम की नज़र होगी टूर्नामेंट में लगातार 8वीं जीत पर, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी टीम इंडिया और शानदार फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम रविवार को आमने सामने होंगी। ये मुकाबला कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार है। इस विश्व कप में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम लगातार 7 मुकाबलों को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है। अगर इस महामुकाबले की बात करें तो इस एल क्लासिको ऑफ क्रिकेट हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम ला लीगा की पॉइंट्स टेबल पे अगर कभी नज़र डालें, नज़र दौड़ाएं, तो जब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना डोमिनेट करते थे यूरोपियन फुटबॉल में, तो हमेशा ये 2 टीमें शीर्ष पर नज़र आती थी। और यहाँ भी साउथ अफ्रीका और भारत जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है वो दोनों शीर्ष पर हैं। और अगर गेम की बात करें तो यहाँ पर भारत हम कह सकते हैं कि एक बार्सिलोना की तरह खेल रहा है। बार्सिलोना जो कि बहुत ही टेक्निकल फुटबॉल खेलती थी, टिकी टाका के नाम से उसको जाना जाता था, जिससे उन्होंने पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड यूरोपियन फुटबॉल को डोमिनेट किया। वही भारतीय टीम एक टेक्निकल क्रिकेट खेल के सभी टीमों को परास्त कर रही है। और रियल मैड्रिड की तरह जो है साउथ अफ्रीका वो खेल रही है। साउथ अफ्रीका जिस तरह से अपने विपक्षियों को ढेर कर रही है, उनका मुकाबला देखें तो 7 में से 5 मुकाबले में उन्होंने 300+ स्कोर लगाया है। तो रियल मैड्रिड भी जब भी अपनी टीमों को हराती थी एक बड़े अंतराल से हराती थी। दक्षिण अफ्रीकी टीम का इस विश्व कप में अब तक का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। ये टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के मिशन पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। मौजूदा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है।
अंक तालिका की बात करें तो ये टीम पहले पायदान पर स्थित भारत के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि इस टीम को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में उलटफेर का शिकार होना पड़ा था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक वनडे क्रिकेट में 90 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 50 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि भारत को 37 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। 3 मैच बेनतीजा रहे हैं। वनडे विश्व कप में दोनों के बीच अब तक 5 बार आमना सामना हुआ है। इनमें से दक्षिण अफ्रीका ने 3 और भारत ने 2 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच मुकाबले पर क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी हुई हैं। भारत इस मैच को जीतकर अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगा, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की नजर जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने पर होंगी। क्रिकेट के इस महामुकाबले में 2 दिग्गज टीमें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका। दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो जिस तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बैटिंग से सबका दिल जीता, तो भारतीय गेंदबाजी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पे है। जिस तरह से सिराज, बुमराह और शमी ने बॉलिंग की है, किसी भी विपक्षी टीम के लिए वो मुसीबत खड़ी कर सकती है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनके पास क्विंटन डी कॉक और क्लासन जैसे बैट्समैन हैं, और यह मुकाबला सिर्फ एक टॉप ऑफ द टेबल बैटल न होकर एक सुप्रीमेसी, विश्व क्रिकेट में कौन श्रेष्ठ है, उस मायने से काफी अहम है। कैमरा पर्सन सेंथिल कुमार के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, कोलकाता। वनडे विश्व कप के मंच पर भारत की पेस तिकड़ी बुमराह, सिराज और शमी एक दिलचस्प किरदार बनकर उभरे हैं। इन तीनों गेंदबाजों के प्रदर्शन ने टीम इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने के अपने असाधारण योगदान दिया है। वहीं ये गेंदबाज नई पीढ़ी की प्रतिभाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं, जो एक दिन उनके जैसा बनने का सपना देखती हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता नारायण सिंह की ये रिपोर्ट। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की तिकड़ी इस विश्व कप में अपनी धारदार गेंदबाजी से सबको हैरान कर रही है। इन तेज गेंदबाजों ने टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब तक खेले गए मुकाबलों में विपक्षी टीम की बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने में इन तीनों की निरंतरता काबिले तारीफ है। वहीं भारत में क्रिकेट के मैदान पर तेज गेंदबाजी का अभ्यास करने वाले युवाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे ये युवा खिलाड़ी भारतीय टीम की पेस तिकड़ी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अच्छा दिख रहा हूँ, टीम इंडिया में इम्प्रूव बहुत ज्यादा, और जैसे शमी और मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहे हैं, इस ऐसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे हमारा टीम इंडिया बहुत आगे तक जाने वाला है और बहुत दूर तक जाएगा, और ऐसे खेलेगा तो शायद इस बार इंडिया फाइनल जीत के ही जाएगा। टीम इंडिया बहुत अच्छा बॉलिंग कर रही है, स्पेशली मोहम्मद शमी, बुमराह और सिराज, तीनों का बॉलिंग अटैक अभी वर्ल्ड के टॉप पे चल रहा है। इन्हें देखते हुए हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और हम भी कोशिश करेंगे एक दिन ऐसे ही खेलने का अपने देश के लिए। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। अगर ऐसे हमारी टीम अगर खेलती है, इंडिया की टीम, तो जितने भी बॉलिंग क्रिकेटर्स हैं उनको देख के ज़रूर इंस्पायर्ड होंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में भी हम इतने ही अच्छे बॉलर्स को दे पाएंगे इंडिया के लिए। इस विश्व कप में बुमराह की धारदार गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को हर मोर्चे पर चकित किया है। सिराज का भी बेहतरीन फॉर्म देखने को मिला, लेकिन मोहम्मद शमी के पिछले प्रदर्शनों ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। नई गेंद के साथ तीसरी पसंद होने के बावजूद उनके विश्व कप के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस वर्ल्ड कप में शमी, सिराज और बुमराह ने सही मायनों में घातक तेज गेंदबाजी किसे कहते हैं उसे परिभाषित किया है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ घातक तेज गेंदबाजी की, और कुल मिलाकर इस वर्ल्ड कप में अभी तक इन तीनों ने 38 विकेट आपस में लिए हैं, और जबकि शमी ने केवल 3 मैचों में 14 विकेट लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रिकेटर्स, ये पेस बॉलर्स, आने वाले जो यंग पेस बॉलर्स हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत तेज गेंदबाजों की एक फैक्ट्री के रूप में उभरेगा। कैमरा पर्सन सेंथिल कुमार के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, कोलकाता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।